हेलो गाइस। वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लास्ट वीडियो में हमने किया था मद्रास में जुडिशियल सिस्टम कैसा था बिफोर 1726। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉम्बे में 1726 से पहले जुडिशियल सिस्टम कैसा था, इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ बॉम्बे वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मद्रास। तो जो पॉलिटिकल पोजीशन है बॉम्बे की वो बिल्कुल ही अलग है मद्रास से। बॉम्बे बिलोंग टू पोर्तुगीज किंग हु गॉट इट फ्रॉम द किंग ऑफ गुजरात इन द ईयर 1534। तो जो बॉम्बे है वो पोर्तुगीज किंग को किंग ऑफ गुजरात से मिला था 1534 ईस्वी में। पोर्तुगीज किंग गेव होल ऑफ बॉम्बे एज डाउरी इन मैरिज ऑफ हिज सिस्टर टू द किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स सेकंड। तो जो पोर्तुगीज किंग है उन्होंने अपनी सिस्टर की जो मैरिज किंग ऑफ इंग्लैंड से की थी, और उस टाइम पे इंग्लैंड का किंग था चार्ल्स सेकंड, और चार्ल्स सेकंड को डाउरी में दे दिया था पूरा बॉम्बे। बॉम्बे वॉज बैकवर्ड प्लेस एंड नॉट प्रॉफिटेबल। उस टाइम की कंडीशन ऐसे थी, उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि जो बॉम्बे है वो काफी बैकवर्ड प्लेस होती थी, बैकवर्ड एरिया माना जाता था और प्रॉफिटेबल भी नहीं था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैव द कंट्रोल ओवर बॉम्बे फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये काफी डिफिकल्ट माना जाता था, काफी डिफिकल्ट था कि इंग्लैंड में बैठकर बॉम्बे पे कंट्रोल करना। सो ही ट्रांसफर होल बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन लीज एट नॉमिनल एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। तो जो चार्ल्स सेकंड है उसने क्या किया, होल बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया लीज पे दे दिया, और जिसका नॉमिनल एनुअल रेंट था 10 पाउंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी हैज गिवन द पावर टू रन द बॉम्बे एंड एस्टेब्लिश देयर ओन कोर्ट्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास पावर्स आ गई कि बॉम्बे को चलाने की और बॉम्बे में अपनी अब कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉड रिफॉर्म्स इन टू फ्रेसिस आर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने दो उन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह लाए। जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1670, जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1672, 1670 और 1672, ये दो रिफॉर्म्स लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1670 जुडिशियल सिस्टम वाज एज अंडर। तो इसमें यह बताया गया है कि जो रिफॉर्म्स आए हैं 1670 में, उसके बाद उसके हिसाब से जुडिशियल सिस्टम बताया गया है। सबसे पहले एक कोर्ट बनाई गई, कोर्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल। इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट। डिप्टी गवर्नर वाज इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड दिस कोर्ट वाज सिट वंस अ वीक। तो इसमें बताया गया कि ये हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती थी, और डिप्टी गवर्नर इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। और ये जो कोर्ट है ये एक हफ्ते में एक बार ही इसकी बैठक होती थी, कोर्ट की सिटिंग। इट वाज गिवन पावर टू डिसाइड द केसेस अबव द वैल्यू ऑफ 200 शर्फीज विच इज इक्वल टू रुपीज 150। तो इस कोर्ट के पास पावर थी कि वो जो 200 शर्फी से ऊपर वाले केसेस हैं उन्हीं को डिसाइड कर सकती थी। इट वॉज गिवन द पावर टू हियर द अपील अगेंस्ट द कोर्ट ऑफ डिविजनल कोर्ट। तो जो कोर्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल है, इस कोर्ट के पास पावर थी कि वो अपील सुन सकती थी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल कोर्ट। इट वॉज गिवन द पावर टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द जजेस ऑफ इंफीरियर कोर्ट। तो इस कोर्ट को पावर्स वगैरह दी गई थी कि वो अपील्स वगैरह ले सकते थे इंफीरियर कोर्ट के जजेस के जो खिलाफ अगेंस्ट वगैरह दी गई है। अगर जजेस छोटी अदालतों में जजेस ने कुछ रॉन्ग कमिट करा है, कोई कोई भी रॉन्ग वगैरह करा है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर होकर कोई भी डिसीजन वगैरह दिया है, तो इस कोर्ट में अपील लगाई जा सकती थी उसके लिए। इट हैज ओरिजिनल jurisdiction to decide the cases of murder, rape, kidnapping, etc. which were tried with the help of jury। तो इसकी जो मेनली ओरिजिनल jurisdiction थी वो यही थी कि ये मर्डर, रेप, किडनैपिंग के केसेस वगैरह जो है उनको डिसाइड कर सकती थी, जो कि ज्यूरी की हेल्प लेकर ट्राई ट्राई किए जाते थे, पहले डिसाइड किए जाते थे। इसमें हमारी सेकंड जो कोर्ट है वो है डिविजनल कोर्ट। बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिविजन्स। बॉम्बे को 3 डिविजन्स में बांटा गया। वंस डिवीजन कंसिस्टेड ऑफ महिम, परेल, सियोन, वर्ली। अदर डिवीजन कंसिस्टिंग ऑफ बॉम्बे, मजागांव, गिरगांव। तो ये डिविजन वगैरह के एरिया वगैरह के नाम है जो बॉम्बे की डिवीजन वगैरह में बांटे गए। इन ईच डिवीजन कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड। तो हर डिवीजन में कोर्ट्स वगैरह बनाई गई, कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई। द जजेस वर इंग्लिशमैन। तो इसके इन कोर्ट्स के जो जजेस थे डिविजनल कोर्ट्स वगैरह के, वो इंग्लिश पर्सन थे, इंग्लिशमैन थे। सिंस इंग्लिशमैन वर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ इंडियन लॉ। तो इसमें ये देखा गया कि जो इंग्लिशमैन है उनके पास इंडियन लॉ की नॉलेज नहीं थी। सम इंडियंस वर ऑल्सो अपॉइंटेड द जजेस टू असिस्ट द कोर्ट। तो इस वजह से इंडियन लोगों को भी जजेस अपॉइंट किया जाने लगा
ताकि वो कोर्ट को देख सकें, कोर्ट की मतलब डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प कर सकें। दिस कोर्ट वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड द केसेस अप टू 200 शर्फीज। तो इस जो डिविजनल कोर्ट है, डिविजनल कोर्ट के पास पावर थी कि वो 200 शर्फी से नीचे नीचे के या 200 शर्फी तक के केसेस ही डील कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। If any person was not satisfied with the decision of divisional court, he could file the appeal to the court of deputy governor and council। अगर तो कोई भी पर्सन डिविजनल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो अपील फाइल कर सकता है डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल में। इट वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड स्मॉल केसेस ऑफ थेफ्ट एक्सेट्रा। तो जो डिविजनल कोर्ट थी, इनके पास जस्ट छोटे मोटे केसेस जो चोरी वगैरह के हो गई, उन्हीं को डिसाइड करने की पावर थी ओनली। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्म ऑफ 1672 जुडिशियल सिस्टम वाज एज अंडर। तो पहले हमने बात करी 1670 का जो रिफॉर्म था उसके बारे में, उसके हिसाब से जुडिशियल सिस्टम कैसा था। अब हम बात करेंगे जो रिफॉर्म 1672 का है उसके हिसाब से जुडिशियल सिस्टम कैसा है उसके बारे में। इट वॉज फेल्ट दैट जुडिशियल सिस्टम ऑफ 1670 वॉज डिफेक्टिव। तो ये फील किया गया कि जो जुडिशियल सिस्टम 1670 का था वो डिफेक्टिव माना गया, डिफेक्टिव उसको समझा गया। एंड द गवर्नर ऑंगिर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स। तो जो उस टाइम के गवर्नर थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे पर जो कोर्ट्स की वर्किंग है उनकी वर्किंग्स वगैरह से। द जजेस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर कोर्ट्स हैड नो नॉलेज ऑफ लॉ। तो जो सुपीरियर और इंफीरियर कोर्ट्स वगैरह के जजेस थे उनको लॉ की नॉलेज ही नहीं थी। बेसिकली दे वर बिजनेसमैन, दे मिसयूज देयर पावर्स। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि वो बिजनेसमैन थे और वो अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे थे। गवर्नर रिक्वेस्टेड द कंपनी टू प्रोवाइड द पर्सन्स हु वर एक्सपर्ट इन लॉ। तो जो गवर्नर थे उस टाइम के अंगीरे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह की कंपनी को कि वो ऐसे पर्सन्स को मतलब अपॉइंट करे जिनको मतलब जो एक्सपर्ट हो लॉ की फील्ड में। इन द बिगिनिंग कंपनी पेड नो अटेंशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर। पहले पहले तो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने तो कोई मतलब अटेंशन वगैरह कोई ध्यान नहीं दिया गवर्नर की रिक्वेस्ट पे। बट लेटर ऑन कंपनी ऑथराइज द गवर्नर टू सेलेक्ट सच पर्सन एट हिज ओन लेवल। बट बाद में कंपनी ने अथॉरिटी दे दी गवर्नर को ही, उन्हीं को ऑथराइज कर दिया गवर्नर को ही कि वो अपने लेवल पे पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं। सो द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ विलकॉक्स न्यू प्लान वाज एस्टेब्लिश्ड। तो जो गवर्नर थे उन्होंने विलकॉक्स की हेल्प लेकर न्यू प्लान एस्टेब्लिश किया। एंड द प्लान ऑफ 1670 वाज अबॉलिश्ड। और 1670 का जो प्लान था, जो उसको रिफॉर्म था, उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एंड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोर्ट्स फॉर एस्टेब्लिश्ड। और जो टाइप्स वगैरह कोर्ट्स कुछ बनाई गई, एस्टेब्लिशमेंट की गई कुछ कोर्ट्स के टाइप्स की। सबसे पहले इसमें कोर्ट बनाई गई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। मिस्टर विलकॉक्स वाज अपॉइंटेड एज इट्स जज। तो जो मिस्टर विलकॉक्स है उनको इसका जज बनाया गया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का। एंड दिस कोर्ट वाज सिट वंस अ वीक टू ट्राई सिविल केसेस। तो जो ये कोर्ट है ये एक हफ्ते में एक बार ही बैठती थी सिविल केसेस को डील करने के लिए। एंड कोर्ट चार्ज 5% एज कोर्ट फीस। और ये जो कोर्ट थी ये 5% कोर्ट फीस चार्ज करती थी हर केसेस के लिए, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। बाकी जो 5% है ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड रहता था कि केस में सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है। द जज वॉज नॉट अलाउड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। तो जो जज थे उनको अलाउड नहीं था कि वो और कोई बिजनेस करें। जज वॉज गिवन द सैलरी ऑफ ₹2000 पर ईयर। उस टाइम पे जज को ₹2000 पर ईयर सैलरी दी जाती थी। उस टाइम के 2000 भी बहुत ज्यादा होते थे। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट टू बी टेकन टू डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल। अगर इसको कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, अगर कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से कोई इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील लगा सकता था डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल में, कोर्ट डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट में। एज रिगार्ड्स क्रिमिनल साइड, बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड इन ईच पार्ट जस्टिस ऑफ पीस वाज अपॉइंटेड एंड कांस्टेबल हु वाज पुलिस ऑफिसर। तो अगर हम क्रिमिनल साइड की बात करते हैं तो बॉम्बे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट में जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट किया गया, कि मतलब एक जस्टिस को अपॉइंट किया गया और एक कांस्टेबल को अपॉइंट किया गया जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। On receiving the complaint, he have to power to issue the warrant stating that the person has committing the crime। अगर उस कांस्टेबल को या पुलिस ऑफिसर को कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती थी तो उसके पास पावर थी कि वो वारंट वगैरह इशू कर सकता था। सॉरी, यहाँ पे जज जो जस्टिस थे वो पावर उनके पास थी कि वो वारंट इशू कर सकते थे
और ये बता सकते थे उस वारंट में कि उस पर्सन ने कौन सा क्राइम कमिट करा है। इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स द मैटर वाज सेंट टू द हायर कोर्ट्स। अगर सीरियस क्राइम्स वगैरह होते थे तो जो मैटर था वो हायर कोर्ट्स को सेंड किया जाता था फॉर ओपिनियंस। तो इसमें जो सेकंड कोर्ट बनाई गई वो थी कोर्ट ऑफ कंसाइंस। दिस कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव द जस्टिस टू द पुअर वंस अ वीक फॉर डिसाइडिंग द केसेस अप टू द वैल्यू ऑफ 50 शर्फीज नेमली 15 रुपीज। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस बनाई गई थी ये इंसाफ देने के लिए गरीब पर्संस को, जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ देने के लिए बनाई गई थी। और इसकी सिटिंग एक हफ्ते में एक बार होती थी। और इनके पास वैल्यू मतलब केसेस जो थे वो ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ 20 शर्फीस तक ही केस देख सकते थे। ये पेटी क्रिमिनल केसेस आर डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट। जो क्रिमिनल केसेस जो छोटे लेवल के लो लेवल के क्रिमिनल केसेस हैं उनको डिसाइड करने की पावर थी इस कोर्ट के पास ओनली। सी इसमें ये बताया गया कि लास्टली कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी लाइक मद्रास एडमिरल्टी कोर्ट वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू डिसाइड द केसेस ऑफ क्राइम ऑन द हाई सीज। तो जैसे मद्रास में एडमिरल्टी कोर्ट बनाई गई थी तो वैसे ही यहाँ पे भी बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी जो हाई सीज वगैरह पे केसेस रिगार्डिंग केसेस होते थे उनको डिसाइड करने के लिए। मिस्टर जॉन वाज अपॉइंटेड एज इट जज। मिस्टर जॉन को जज अपॉइंट किया गया। ही प्रिजाइडेड ओवर कोर्ट्स मार्शल। तो उनको मतलब कोर्ट मार्शल करके उनको निकाल दिया गया। बट लेटर ऑन इन मार्च 1685 जजशिप वाज टेकन अवे ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सोना नॉन ग्राटा नेमली अनडिजायर्ड पर्सन। तो उनका कोर्ट मार्शल करके उनको निकाल दिया गया, उनके पोस्ट से, जजशिप से उनसे छीन ली गई। अब हम बात करेंगे सिद्दी अटैक की। सिद्दी याकूब द मुगल एडमायरल, सॉरी यहाँ पे एडमिरल आएगा। सिद्दी याकूब द मुगल एडमिरल अटैक्ड बॉम्बे इन February 1690। तो जो सिद्दी याकूब था एक मुगल राजा, उसने बॉम्बे पे अटैक किया था February 1690 में। एंड स्टेड देयर टिल जॉन द कोर्ट स्टॉप्ड फंक्शनिंग। और वो वहीं पे रहा जो सिद्दी याकूब था तब तक जब तक जॉन की जो है कोर्स वगैरह कोर्स ऑफ ड्यूटी तब तक चल रहा था, जॉन की फंक्शनिंग। ड्यूरिंग द पीरियड 1690 टू 1718 देयर आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी रिकैप्चर्ड बॉम्बे। तो इतने पीरियड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा कब्जा कर लिया था बॉम्बे पे। एंड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टेब्लिश्ड, और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब हम फाइनली बात करेंगे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बारे में। अब आफ्टर अबाउट 30 इयर्स, 30 सालों के बाद दिस कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को एस्टेब्लिश किया गया। बिकॉज 30 साल तक सिद्दी याकूब ने, जो मुगल राजा था, उसने वहां पे कब्जा किया हुआ था बॉम्बे पे। तो 30 सालों के बाद दोबारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर कब्जा किया बॉम्बे पे, उसके बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाई, एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट, इस कोर्ट की। दिस कोर्ट कंसिस्टिंग, जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी उसको जो कंसिस्ट किया जाता था उसमें एक चीफ जस्टिस होते थे, 5 अदर जजेस होते थे जो इंग्लिश मैन होते थे, 4 अदर इंडियन जजेस होते थे। और जो इंडियन जजेस थे उनको ब्लैक जजेस भी बोला जाता था, जो कि इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। दिस कोर्ट हैव गिवन द पावर टू डिसाइड ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो इस कोर्ट को पावर्स दी गई थी कि वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस डील कर सकते हैं। और उन केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डील करते टाइम उनको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को फॉलो करना पड़ता था। कि मतलब बोल सकते हैं कि वो डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज कर सकते थे अपनी। In the civil cases, it had the power to decide the probate cases and cases were decided in the summary manner. तो सिविल केसेस में उनके पास पावर थी, उन कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास, कि वो प्रोबेट के केसेस भी डील कर सकते, डिसाइड कर सकते थे। और जो केसेस वो डिसाइड करते थे उनको समरी मैनर में भी डिसाइड कर सकते थे। सिवियर पनिशमेंट वाज गिवन इन द केसेस ऑफ क्राइम्स। तो जो क्रिमिनल एक्ट्स होते थे, जो पर्सन क्राइम्स वगैरह करते थे, उसमें उनको पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती थी। तो इस कोर्ट के पास वो भी पावर थी कि वो उनके क्रिमिनल एक्ट के लिए पनिशमेंट दे सके। द थीव्स हैड टू रिटर्न द स्टोलन प्रॉपर्टी। और जो चोर वगैरह चोरी करते थे उनको रिटर्न करनी पड़ती थी स्टोलन प्रॉपर्टी, जो उन्होंने चोरी की थी, चोरी की हुई प्रॉपर्टी। वाइपिंग वाज द मेन पनिशमेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन केस ऑफ थेफ्ट। तो जो चोरी के मामले में, चोरी के अगर कोई भी क्राइम वगैरह करता था उसमें वाइपिंग मतलब कोड़े मारना, ये मेन पनिशमेंट मानी जाती थी, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, दोनों जेंडर्स के लिए। अक्यूज्ड वाज टू गेट 39 लैशेस। तो जो अक्यूज्ड है उसको 39 उस पे लैशेस वगैरह से लैशेस डाले जाते थे। दिस कोर्ट हैड नो पावर टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंस। तो जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है इसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डेथ सेंटेंस का भी डिसीजन दे सके। अपील अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर एंड काउंसिल।
तो इस कोर्ट जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का अगर कोई डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी को, तो वो कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल में अपील लगा सकता है इसके लिए। एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूज अप टू 1726। तो जो ये सिस्टम था ये 1726 तक ऐसे ही चलता रहा। एंड व्हेन इन द ईयर 1726 मेयर कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड, और 1726 में फिर मेयर कोर्ट्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।